मन बहल जाता है, दुनिया भर की टेंशन से थोड़ा अलग रह लेता आदमी, है ना? वो राइट। एक तरीके से वो मेडिटेशन ही हो जाती है फिर वो एक तरीके से, है ना? पूरा इस दुनिया से इधर-उधर से हट के एकदम 3-4 घंटे के लिए एकदम अलग दुनिया। आप सोच ही नहीं रहे किसी के बारे में, आप गेम के बारे में सोच रहे हो। आप अपने साथियों को गालियाँ-वालियाँ दे रहे हो। भूल पकड़ ले तेरी। वैसे तो मेरे लिए तो सर आप रिफ्रेशिंग है और मैं बहुत खेलता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ी देर ध्यान लगाऊँ, बैठ जाऊँ, अपने मन को शांत करूँ, ब्रीदिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करके, या मुद्राज होती हैं अलग-अलग तरह की, है ना? जो मतलब अलग-अलग तरह की जो आपको ध्यान करने में बेसिकली मदद करती हैं। ध्यान करना इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि यार आप ना पूरी दुनिया में जाते हो, काम करते हो, तरह-तरह के लोगों से मिलते हो। आपके अंदर सेल्फ डाउट बहुत होता है। बहुत ही स्पेशल फीलिंग है क्योंकि मैंने इससे पहले कभी अपने आप को थिएटर में सुना ही नहीं था। ना मैंने सुना था। छोटा-सा प्रोजेक्ट मैं बता सकता हूँ। गणेश चतुर्थी आने वाली है, उससे जस्ट थोड़ा 1 या 2 वीक पहले एक बहुत ही प्यारा गणपति बप्पा को समर्पित एक गाना रिलीज़ होने वाला है। मैं गाने का नाम नहीं बताऊँगा लेकिन हाँ, इतना तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ, एक पप्पा के लिए एक गाना आने वाला है। सर आप जैसे अरिजीत सर के बारे में अभी बात कर रहे हैं, वैसे आप जब बड़े हो रहे थे, तो आप कौन से सिंगर थे जिनके गाने आपको सुनना पसंद था या आपके कोई फ़ेवरेट सिंगर थे? और कोई ऐसा गाना जो आपका फ़ेवरेट हुआ करता था? हाँ, ऐसे बहुत सारे गाने भी हैं। एक एक पर्टिकुलर सिंगर जिनको मैंने हमेशा ही बड़ा प्यार किया है, वो कैलाश खेर जी। सर हैं, सुखविंदर सर हैं। अब एक मैं क्रिकेट बहुत देखता हूँ, खेलता हूँ, तो एक एग्जांपल मेरे पास और है, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं। क्रिकेट जी। के 150-200 साल के इतिहास में वनडे क्रिकेट में कभी किसी ने 200 नहीं मारा था, है हुँ। ना? वेरी गुड आफ्टरनून सर, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून, नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ सर। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आपका इंटरव्यू ले पा रही हूँ एंड अरे! स्पेशली आफ्टर द रीसेंट सक्सेस कावा कावा के बाद में 10 मिलियन व्यूज़ एंड एवरीथिंग, हाउ इज़ द फेम फीलिंग? सुपर फीलिंग क्योंकि मेरे लिए तो मैं तो नया हूँ ना इंडस्ट्री के अंदर मैं इतना मुझे इतना ज्यादा समय नहीं हुआ है इतना समय नहीं बिताया है मैंने म्यूजिक इंडस्ट्री में हूँ लाइव म्यूजिक मैंने बहुत किया है लगभग 8 साल 10 साल में लाइव शोज किए हैं दिल्ली में जयपुर में तो बहुत किए हैं मतलब राजस्थान में पंजाब में यूपी में बेसिकली जो नॉर्थ इंडिया है पूरा मैंने बहुत दबा के शोज किए हैं लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं खुद का म्यूजिक बनाने पे ध्यान दिया हो या मैं गाना गाने के लिए ध्यान दिया हो है ना बाकी सब जो हिट गाने हैं उनको लेके एक प्लेलिस्ट बना के एंटरटेन करना है पब्लिक को ये था मैंने मेरा आपका शाहरुख खान वाला अनप्लग्ड सुना था, लाई भी ना गई, तन्हाई भी ना गई एंड दैट वाज़ रियली ब्यूटीफुल। So अरे वाह I can sense थैंक यू actually I've lived in Jaipur but I've never got the chance to attend your concert and मैं directly आपका इंटरव्यू ले रही हूँ तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आज। अरे वाह थैंक यू सो मच कोई बात नहीं मतलब समय बीता नहीं है आप भी अभी हैं और मैं भी हूँ कभी ना कभी मिलेगा मौका तो जरूर आप कॉन्सर्ट में आइएगा क्या होता है ना कि राजस्थान में ज्यादातर जो शोज होते हैं ना वो या तो प्राइवेट होते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग्स वगैरह ना बिग फैट वेडिंग्स या तो कॉर्पोरेट्स होते हैं और जो कॉन्सर्ट होते हैं वो थोड़े साल में एक या दो या तो कॉलेज कॉन्सर्ट हो गए ऐसे तो Right, ज्यादातर colleges जयपुर हाँ एंड कॉलेजेस में जो सेलिब्रिटी प्रमोशंस होते हैं वो काफ़ी होते हैं। हाँ So I हाँ can बहुत understand। होता है बिल्कुल राइट। बिल्कुल हाँ सर ये जो रीसेंट सक्सेस हमें मिला है विद कावा कावा एंड अदर सॉन्ग्स आल्सो, मतलब आपको क्या-क्या चेंजेस देखने को मिले हैं लोगों के बिहेवियर्स में या करियर वाइज़ और अपॉर्च्युनिटीज़ से रिलेटेड? व्हाट आर द चेंजेस जो आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं अब आफ्टर दिस काइंड ऑफ फेम? हाँ चेंजेस तो आते हैं देखो हर हर लाइफ के हर कदम पे कोई ना कोई बदलाव तो आपको
मतलब कि ये तो पूरी दुनिया है ना, परिवर्तनशील है। जो कल था 50 साल पहले था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा, ये बात पक्की है ना। तो बहुत चेंजेस आए हैं। मेरे बहुत सारे गाने हैं ऐसे तो वेब सीरीज में हैं, इधर बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हैं, सिंगल्स हैं। जो बड़ा चेंज आया था वो आया था मेरा जैन फेब में आई गेस, जब शंभू रिलीज हुआ था अक्षय कुमार सर के साथ। ठीक है। यस। तो मेरे कुछ कॉल्स आने ज्यादा शुरू हो गए, कुछ गानों के ऑफर आने ज्यादा शुरू हो गए। और उसी दौरान मैं शाश्वत सर से मिला, सचदेव, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर हैं, है ना। बड़ी बड़ी जी। मूवीज उन्होंने म्यूजिक किया है, गाने बनाए हैं, है ना। तो दो तीन मैं बता देता हूँ, फिलौरी हो गया, या तो उरी उरी सबने सुनी है, बहुत पॉपुलर मूवी है, बहुत पॉपुलर म्यूजिक है। और अभी रिसेंटली 370 का म्यूजिक उन्होंने किया है ना, जो ओके। 370 मूवी आई थी। तो उनसे मैं मिला था, बात हुई थी, उन्होंने गाने सुने थे मेरे। तो ये सही समय आया, उन्होंने मुझे बुलाया और ये इतना बढ़िया, इतना पावरफुल, इतना खतरनाक सा गाना मुझे मिला गाने के लिए। और हाँ बिल्कुल, जैसे ऐसा गाना गा देते हो आप इंडस्ट्री के अंदर इस तरह का, तो फिर आपको चेंजेस तो होंगे ही। मतलब जीवन में आपको ये क्यों होता है, क्या होता है कि लोग ढूंढ रहे होते हैं टैलेंट, और उनके दिमाग में कुछ सिंगर्स भी होते हैं, लेकिन वो स्टैब्लिश्ड बड़े सिंगर्स होते हैं ऑलरेडी, है ना। तो उनकी फीस भी ज्यादा होती है तो उन फिर बजट्स के हिसाब से ये होता है कि भाई कोई नया टैलेंट आएगा उसको हम कराते हैं, वो पैसे वैसे भी नहीं मांगेगा ज्यादा, और मतलब पूरा शिद्दत के साथ जाके काम करेगा। तो ये भी होती है मेंटालिटी। बाकी काम करने वाले तो सब अच्छे ही है ना। तो मिल ये तो गया, आपने अब थोड़ा एकदम सा चेंज हो गया है। ये तो हाँ आपने जी। एकदम ऑनेस्ट ट्रूथ डिक्लेयर कर दिया, विच इज रियली द रियलिटी ऑफ इंडस्ट्री। आई थिंक हाँ सारी हाँ इंडस्ट्रीज में ये चीजें बहुत कॉमन है कि इनिशियली जब कोई नया टैलेंट आता है वो उस काम को करने के लिए इतना ईगर और इंट्रीग्ड होता है कि फीस, मनी, दीज थिंग्स बिकम सेकेंडरी। तो वो हाँ बिल्कुल। बोथ वेज वर्क्स वेल। मैंने वही मतलब, ये बात अगर ये बात वो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर भी सुनेंगे ना, अगर सुधीर ऐसे बोल रहा है तो वो भी बुरा नहीं मानेंगे, वो भी खुश होंगे, ये सही बोल रहा है ना। कोई कोई मतलब कि उल्टी उल्टी बात नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं कर रहा है जो कोई ऑफेंड हो जाए। मैं सच बोल रहा हाँ। हूँ। और मतलब बड़े स्टैब्लिश सिंगर्स की अपनी एक जगह है, और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, उनको देख देख के हमने सीखा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ लेकिन एक अलग चीज भी तो होती है, फाइनेंशियल और वो सब भी तो होती है, बजट्स भी तो होते हैं। तो अगर वो कम नहीं होंगे तो फिर हमको मौका कैसे मिलेगा, और हम उनके लेवल पे या बड़े लेवल पे जाके कैसे बैठेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये एक प्रोसेस है ना। ये ऐसे 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 चलता रहता है, जीवन भर चलता रहेगा, चीजें नई नई आती रहेंगी, ये चलता रहेगा। और हाँ, राइट। सवाल क्या था, सवाल पे जाता हूँ मैं। कामा कामा के बाद से डेफिनेटली चेंजेस आए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और ज्यादा गाने मुझे मिलने शुरू हो गए हैं, बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। और सबसे स्पेशल बात यह है कि मेरे कॉलेज स्कूल के जो जान पहचान वाले लोग थे, जो लगभग मेरे छूट चुके हैं, मतलब यार दोस्त नहीं रहे हैं, होता है, मतलब सब अपने काम में जीवन में लग जाते हैं। कभी बाई जाते चांस हैं। एक आध कोई फेसबुक इंस्टा पे आ गया मैसेज वैसेज तो ठीक है। लेकिन अभी मेरे पास सबके मैसेज वैसेज आ रहे हैं कि यार तू स्कूल में गाता था, कॉलेज में गाता था, हम सब सुनते थे, तो हमको लगता था क्या ही कर लेगा, लेकिन अब तू फाइनली बन गया है स्टार। नहीं नहीं, मैंने कहा अभी बनना बाकी है, अभी बहुत काम बाकी है। लेकिन हाँ, खुश हूं दिस मैं इज बहुत, क्योंकि हाँ। सर, तो ये आपने जैसे कहा कि आप कॉलेज में और स्कूल में भी गाया करते थे, तो सिंगिंग का शौक आपको बचपन से ही रहा है मतलब? हाँ शौक ही रहा है, सिर्फ शौक रहा है, कभी मैंने प्रोफेशनल गाया ही नहीं था, ना मैंने सीखा था ना कुछ था। मैं बस ऐसे ही गाता था, मजे मजे में इधर गा दिया उधर गा दिया, पार्टी वार्टी में, जैसे घर पे मेहमान आ गए वैसे। स्कूल में कोई मतलब कि ऐसा स्पेशल ओकेशन है, सरकारी स्कूल का बच्चा हूं मैं, तो एक या दो ही होते थे साल में, है ना। उसमें भी देशभक्ति गाने गाने पड़ते थे, और वो भी अच्छी बात है, राइट। खैर उससे भी मुझे मोटिवेशन मिला। देशभक्ति गाते गाते चेंज हुआ एक दिन, जब मैंने स्कूल में एक कमर्शियल गाना गाया और मुझे अलाउ किया गया कि भाई हाँ गा ले, अच्छा लग रहा है, अच्छा गा रहा है। तो तेरी दीवानी था वो गाना, है ना। मैं शायद 9th क्लास में था उस समय।
तब उन्होंने मुझे, जो म्यूजिक टीचर थे, उन्होंने अलाउ कर दिया, जो कि कभी हुआ नहीं था इससे पहले अलाउ किसी किसी भी बच्चे को, है ना, गाने के लिए। मे भी उनको ऐसा लगा होगा, यार ये थोड़ा अलग लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है ये, मतलब इसको गाना चाहिए स्टेज के ऊपर। तो मैंने वो जब गाना गाया था, तो फिर मेरी एकदम से ही मतलब अलग दुकान शुरू हो गई थी स्कूल के अंदर। सब ऐसे ही बोलते थे, चल भाई खाली पीरियड में चल गाना सुना दे। है ना। तो ऐसे करते करते एक प्रोसेस हुआ ना अपना जीवन में, भगवान ने डिसाइड किया था ये होना है, तो ये होते 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 हो गया। कभी मैंने राइट। प्रोफेशनली ना सीखा था, ना सोचा था मैं बनूंगा सिंगर। बस बट भोलेनाथ की कभी तो कृपा से हो गया। नहीं तो भोलेनाथ ने कभी तो इंडिकेशन दिया होगा ना कि अब प्रोफेशनली सीख लेना चाहिए, तो कभी आप गए मतलब क्लासेस के लिए, या आपने कब प्रोफेशनली सीखना शुरू करा, या ऐसे ही काम करते 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 ही आपने सीखा? नहीं, भोलेनाथ ने इंडिकेशन बहुत सारे दिए, लेकिन मैं बेवकूफ हूं ना। अच्छा। मैं मैं मेरे को समझ नहीं आती है। लेकिन हाँ, एक समय के बाद समझ आई। क्या हुआ कि स्कूल में कोई फर्क नहीं पड़ा, पढ़ाई में मैं इतना अच्छा था नहीं, है ना। लगभग मैं किनारे से पास होता था, फेल नहीं हुआ कभी, लेकिन हाँ मैं एकदम जी। कॉर्नर से पास होता था। और स्कूल में मेरे 12वीं क्लास में मेरे इंग्लिश में शायद 23 नंबर आए थे फाइनल में, और मैं फेल था। लेकिन मैं अपने स्पोर्ट्स वाला जो होता है ना, फिजिकल एजुकेशन जो होता है, उसकी वजह से राइट। मैं हो गया पास। ठीक है। उसकी बदौलत ही मुझे कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिला। तो तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे कोई पता ही नहीं था कि मुझे जीवन में करना क्या है। जीवन बदला जब मैं कॉलेज में गया, और वहां पर भी मैंने कुछ नहीं किया, वहां पर भी मैं ऐसे ही इधर उधर आवारागर्दी कर रहा था। और मतलब कभी मैंने सोच नहीं रहा था कि मुझे म्यूजिक के अंदर प्रोफेशनली जाना है या मुझे सीखना चाहिए ये वो। फिर मैं एक थिएटर में गया, ऐसे ही शौक पूरे कर रहा था मैं, मतलब सब कुछ कर रहा था मैं, डांस भी कर रहा था, है ना। जो भी चीज फ्री में मिल जाती थी बेसिकली वो मैं कर रहा था, पढ़ाई से अलग। नहीं सर, आप जो जो चीजों में आप इंटरेस्टेड थे ना, आप वो कर रहे थे। व्हाई वुड यू से कि फ्री वाला? इंटरेस्ट हाँ भी तो मतलब कुछ इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो है, लेकिन पैसे कौन खर्चे इन चीजों के लिए? मतलब मेरे मम्मी पापा ने तो कभी नहीं बोला कि इस चीजों के लिए हम तेरे लिए पैसे खर्चेंगे, उन्होंने ना उन्हें खर्चे। उन्होंने बोला भाई जो करना है खुद करो जाके, हम ऐसी चीजों में, तुम पढ़ने जा रहे हो हम तुमको पढ़ने के पैसे देंगे, बस का किराया देंगे, इससे ज्यादा कोई उम्मीद मत रखो। तो मैं जहां पे भी मुझे मिलता है मौका, डांस हो रहा है डांस में घुस गए, एक्टिंग हो रही है एक्टिंग में घुस गए, है ना। मतलब गाना बजाना हो रहा है उधर चले गए। कॉलेज का बता रहा हूँ मैं। तो एक थिएटर में मैंने काम किया, मतलब कि 14-15, एक थिएटर में कह रहा हूँ, एक नाटक में, उसमें 14 एपिसोड थे, और 14 एपिसोड में 14 गाने थे, जिसमें से 6-7 तो कंपोज किए गए थे, और 6-7 थे जो गजलें थी, वो जगजीत जी की और मेहंदी हसन साहब की और गुलाम अली साहब की। तो ये सब गजलें थी, और कुछ 5-6 गाने कंपोज किए गए थे। तो वहां पर बैठे सीखा लिखा, वहां पे म्यूजिक के लोग आए हुए थे, कुछ प्रोफेसर्स आए हुए थे, और उनको मेरा बड़ा अच्छा लगा। और उन्होंने मेरे से पूछा, हाँ भाई तूने क्या कुछ सीखा है, क्या किया है? वो मैंने कहा नहीं सर, मैंने कुछ सीखा ही का नहीं है, मैं ऐसे ही करता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि यार तू इतना अच्छा करता है, तुझे सीखना चाहिए। तब भी मेरे को अकल नहीं राइट। आई। फिर हाँ, तो मतलब मैं ढीठ किस्म का इंसान था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था म्यूजिक से। जब तक मुझे अकल नहीं आई थी कि म्यूजिक मेरे लिए सब कुछ बन सकता है जीवन में। मैं तो ये सोच रहा था पैसे कैसे कमाने हैं आदमी को, ये देखो, है ना, जीवन में क्या है, पैसा ही तो है सब कुछ। तो एक दिन कंपटीशन में गया, कंपटीशन जीत गया, वहां से पैसे मिल गए। तो भगवान मेरी बात सुन रहे थे, और मुझे नहीं पता था कि वो सुन रहे हैं, मैं ध्यान भी नहीं देता था। मैं कंपटीशन में गया, जीत गया, पैसे मिले, तो मुझे लगा यार इससे तो पैसे भी मिलते हैं, और अच्छे खासे मिलते हैं। मतलब उसको उस समय 3-4 हजार रुपए मुझे मिले थे कुछ, और उसको लेके मैंने जो कम से कम एक हफ्ते तक उड़ाए थे ना वो पैसे, वो मुझे अभी तक याद है। तो वहां से मेरी जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई, क्योंकि मुझे लोगों ने प्यार किया बहुत ज्यादा, मुझे बहुत ज्यादा मतलब सपोर्ट किया। सर आंखों पे बिठा लिया बहुत सारे प्रोफेसर्स ने पहले ही साल में कॉलेज के। मतलब कि सीनियर वीनियर गए बाढ़ में, सेकंड ईयर वाले, मतलब जो भी बड़े बड़े लोग थे जो पहले से ही म्यूजिक में थे और ये सब कर रहे थे, उनको कोई तवज्जो मिलनी होगी बंद। एक नया लड़का आया है और बहुत अच्छा है, उसके ऊपर सब आतुर हो गए कि भाई ये इसको करना है, इसको एनुअल में भी गवाएंगे, इसको टीचर्स डे पे भी गवाएंगे, ऐसे भी। तो पूरा प्लानिंग वैनिंग स्टार्ट हो गई।
वहां से पैसे मिलने भी शुरू हुए, मोटिवेशन भी हो गई, है ना। फिर मेरे को आया कि चलो अब सीखते हैं। तो फिर मैंने 21 साल का था जब मैंने एडमिशन लिया था क्लासिकल म्यूजिक सीखने के लिए गांधर्व महाविद्यालय में। तो फिर मैंने 3-4 साल लगातार सीखा, और उसी बीच में मुझे लाइव शोज भी मिलने शुरू हो गए। तो बेसिकली मेरा रास्ता तो भगवान ने पहले से डिसाइड किया हुआ था, बस मुझे अकल आने की देर थी और मैं उस पर चलना शुरू करा, और अच्छा चल रहा है अभी भी, मस्त। जी बहुत अच्छा चल रहा है सर। सर हाँ, आप मतलब आपने कहाँ से अपना स्कूलिंग और कॉलेज ये कंप्लीट किया है? मैंने दिल्ली में पढ़ाई की है, जी दोनों सरकारी, स्कूल और कॉलेज दोनों सरकारी, गवर्नमेंट। क्योंकि मतलब फाइनेंशियली, जैसा कि मैंने कहा, वो उतना शॉर्ट नहीं था सब कुछ घर के अंदर ना। मतलब एक लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि भूखे मर रहे हैं, खाना वाना मिल जाता था ठीक से। एक छोटी सी एक 10 बाय 15 का एक कमरा था, उसी में हमारे 5, मतलब मेरे भाई बहन, मेरे मम्मी पापा, मैं, वहीं पे किचन था। इतना था कि भाई गुजारा चल जाता था, खाना पीना वो सब सब हो जाता था। बस का किराया हो जाता था 2 तरफ का। साल भर का कॉलेज का शायद फीस था 4,000, 4,500 ऐसे कुछ था। तो वो भी मेरे पापा बड़े दुखी मन से देते थे कि यार, इससे बहुत कुछ हो सकता है, तू एक काम कर, वहां जाके क्या कहते हैं, आर्यभट्टा करके एक होती थी, पॉलिटेक्निक कर ले, कुछ टेक्निकल सीख ले, तेरे को नौकरी लगवा दूंगा। तो ऐसे कहते थे जी मेरे पापा। तो वो नहीं था उतना अच्छा, है ना, फाइनेंशियली। तो गवर्नमेंट स्कूल में और गवर्नमेंट कॉलेज में ही हुआ जो कुछ हुआ, और वहीं से जो भी सीखा सीखा। वहां पे मुझे रास्ते मिल गए और फिर पैसे भी मिल गए। तो वहां पे सब चीजें खुल गई जिंदगी में कि भाई अब अब क्या मैं कहते हैं म्यूजिक भी सीख पेरेंट्स? सकता हूँ। हाँ जी। अब क्या कहते हैं अब आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं व्हेन यू अचीव्ड समथिंग एंड हाउ डू दे फील? बहुत खुश होते हैं यार, कैसे मतलब इतने खुश होते हैं कि उनको लगता है कि यार, किसी को अब ना वो नहीं करना चाहिए कि भाई तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। वो उनकी मानसिकता क्योंकि पुरानी है ना थोड़ी, तो मैं उनकी गलती भी नहीं कहूंगा। वो सही करते थे जो करते थे, उन्होंने बड़ा संघर्ष करा है जीवन में, माँ ने भी और राइट पापा ने भी। उनको उनको कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपनी जगह पे बिल्कुल सटीक और सही थे, है ना। उनको लगता था कि यार, हम लोग इतने छोटे, हम इसकी 50-60 हजार तक की भी नौकरी लग जाए ना पर मंथ, देखिए किसी की भी, मतलब मेरे भाई की, बहन की, मेरी, तो बहुत बड़ी बात है। उनको ये लगता था। तो ये चाहते थे कि यार पढ़ लिख लेगा बच्चा, नौकरी वोकरी कर लेगा, अच्छा हो जाएगा, हमारी तरह इसको नाले वाले साफ नहीं करने पड़ेंगे, जो मेरे पापा करते थे। जब उनकी नौकरी लगी थी तो 5-6 साल उन्होंने, मतलब ऐसे वो बारिशों में बड़े बड़े नाले भर जाते हैं, वो सब साफ करते थे वो, है ना। तो यार उनका उनका फीलिंग अलग था, वो चाहते ही नहीं थे ये सब। लेकिन आज जब वो देखते हैं ना कि यार, ये बंदे ने ना किससे हेल्प ली, ना किससे पूछा, ना कुछ, हमने जो मना किया इसने वही किया, है ना। लेकिन अब घर पे पैसे भेजने वाला सबसे ज्यादा कौन है, यही है। तो बहुत खुश है, पैसों से भी, मेरी इस तरक्की से भी, और राइट घर के हालात से भी सब कुछ बदल चुका है। तो ये मतलब कि कृपा है मेरे ऊपर और मेरे माँ बाप के ऊपर भी, कि ये सब कुछ इतना अच्छा हो गया है। राइट तो जी, योर फैमिली मस्ट बी वेरी हैप्पी नाउ। बहुत ज्यादा। सर कावा कावा जो सॉन्ग आया है वो किल मूवी से एसोसिएटेड है, मतलब उसी मूवी का पार्ट हाँ, है। तो हाँ जी। हाउ डिड इट हैपन, मतलब थोड़ा अगर आप प्रोसेस हमें बताएंगे कि कैसे आपका एफिलिएशन हुआ, कैसे इस कावा कावा सॉन्ग के पीछे की कोई स्टोरी जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? हाँ, देखो, हर हर एक गाने के पीछे कोई ना कोई फीलिंग और कोई ना कोई स्टोरी तो होती है। तो इसकी स्टोरी जी ये है कि मैं शाश्वत सर से मिला हुआ था, और मैंने उनको अपना गाना सुनाया हुआ था। वो मुझे जानते थे और उन्होंने बोला था कि भाई, हम फ्यूचर में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे आपके साथ। एक गाना मुझे मिला था एक्चुअली, और वो मेरे, मतलब मैं कर नहीं पाया था क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब था उस समय, जब शाह सर ने मुझे वो गाना दिया था। और मैं कर नहीं पाया, तो थोड़ा सा गाया मैंने, और वो सेलेक्ट नहीं हुआ था। प्रोसेस होता है एक पूरा, है ना। ऐसा नहीं होता कि आज मैंने गाना गा दिया, कल सेलेक्ट हो गया, परसों मूवी में आ गया, ऐसा नहीं। 4-4 महीने, 3-3 महीने पहले गाने होते हैं। फिर बाद में प्रोसेस स्टार्ट होती है कि पिक्चर में लगेगा नहीं लगेगा, सिलेक्ट होगा नहीं होगा, या कौन सिंगर इसको गाएगा, है। तो मैं एक गाना उनके पास गाने के लिए गया था, और वो उतना अच्छा नहीं हो पाया। लेकिन उनको नजर आ गया था
शाह सर को नजर आ गया था कि भाई ये लड़के में पोटेंशियल है, इसका गला ठीक नहीं है, ये कर लेगा। उन्होंने मुझे बोला ये गाना हम दोबारा करेंगे, यही वाला करेंगे, लेकिन उन्होंने ये वाला नहीं किया। किल का ये कावा कावा उनके पास आया, उनके पास ब्रीफिंग आई होगी गाने की, उन्होंने कुछ सोचा होगा, और उनकी सोच में जो सिंगर आया ये गाना गाने के लिए वो मैं था, जो कि मेरे लिए जी बड़ी बात है ना। एक एक पावरफुल गाना, और एक बॉलीवुड मूवी में मेरी मतलब कि मूवी में पहला ही गाना है, इससे पहले नहीं आया कोई, मतलब थिएटर के अंदर। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं क्रिकेट खेल रहा था उस समय, मैं गया और मैंने गाना सुना, मैं बड़ा मतलब कि पावरफुल हो गया एकदम, एकदम शक्ति आ गई मेरे अंदर। मैंने कहा ये गाना है, इसको तोड़ेंगे, है ना। तो उन्होंने भी बड़ा विश्वास दिखाया, मैंने जाके गाया, और गाना इतना खतरनाक हुआ ना, और मतलब मिक्स भी नहीं हुआ था, जस्ट मैं रिकॉर्ड करके आया ही था। और रिकॉर्ड करने के बाद ही जो अजीम दयानी सर हैं, जो म्यूजिक सुपरवाइजर हैं धर्मा के, और जो शाश्वत सर हैं म्यूजिक कंपोजर, उन दोनों ने सुना, उन्होंने मेरे से बात करी, उन्होंने बोला यार बहुत बढ़िया गाना गाया तूने, हिट होएगा नहीं होएगा वो अलग बात है, लेकिन तूने बहुत बढ़िया गाया है, और हमको लगता है कि तू आने वाले समय में तोड़ा ताड़ी मचाएगा इंडस्ट्री में, हमें पक्का पता है। राइट। मैंने कहा सर आप विश्वास कर रहे हो, ये बड़ी बात है मेरे लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बस बुलाते रहो, हम तोड़ा ताड़ी मचाते रहेंगे। जी। तो सर आपको कोई स्पेशल फीडबैक मिला कि कोई आप किसी के फैन है या इंडस्ट्री में कोई ऐसा पर्सन है जिसको ये सॉन्ग बहुत पसंद आया और उन्होंने आपको कोई फीडबैक, कोई नोट, कोई मैसेज, कोई स्पेशल चीज इस सॉन्ग के बाद ऐसी हुई हो जो आपके लिए हाँ सरप्राइजिंग थी कि यार ये बहुत अच्छा हो गया? हाँ हाँ, बिल्कुल। देखो सरप्राइजिंग होता है जब आपके चाहने वाले, जिसको आप चाहते हो बेसिकली, जिसको आप पसंद करते हो म्यूजिक में या एक्टिंग में या किसी भी चीज में, वो जी। आपको कॉम्प्लीमेंट करे, अच्छा अच्छा बोले हैं, बोले कि यार तूने अच्छा काम किया है, तो अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो जिन्होंने बनाया है गाना वही मेरे फेवरेट है, तो उन्होंने ही मुझे बोला है। और राइट। जो मूवी, हाँ जो किल मूवी है उसके जो लीड एक्टर हैं, जी। उनका नाम है लक्ष्य। 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 राइट। तो उनसे भी मेरी बात हुई थी, और मैं मतलब उस समय उनको ऐसे नहीं, इन पर्सन नहीं जानता था ना, मेरी कोई बात हुई थी, बस बस मैंने ट्रेलर में देखा था, और मैंने देखा था कि हाँ भाई मैं इनकी मूवी में गा रहा हूँ, इनका भी डेब्यू है, मेरा भी डेब्यू है ना। लेकिन राइट। उन्होंने सामने से गाना सुना, और गाना सुन के उन्होंने मुझे सामने से मैसेज किया कि भाई राइट। सुधीर भाई आपने बहुत अच्छा गाया है, बहुत मजा आ रहा है गाना सुन के। और उनके इंटरव्यूज में भी काफी सारे उन्होंने बोला कि आपका एल्बम, जो आपकी मूवी की एल्बम है उसमें से फेवरेट गाना कौन सा है, तो उन्होंने बोला कावा कावा, नो डाउट, बहुत अच्छा है ना। और नाम वाम भी लिया उन्होंने मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है। दूसरा राघव, जो राघव जुयाल है ना, जी। कहाँ से उन्होंने शुरू किया था डांस, फिर एंकरिंग, फिर अब एक्टिंग, और कितना तरक्की कर गई हैं। और उन्होंने भी मुझे मैसेज करके बोला कि यार सुधीर भाई बहुत अच्छा गाया आपने, मजा आया। और ये मेरे लिए बड़ी बात थी। दोनों ने, जो लीड में है, जो विलन है, चार्मिंग विलन, और राइट। खतरनाक हीरो, दोनों ने कॉम्प्लीमेंट किया। और यही मेरे लिए एक बड़ी मोटिवेशन थी कि यार इन्होंने भी अभी शुरुआत किया, और मेरी भी एक शुरुआत है, और हम लोगों ने एकदम जोश के साथ शुरुआत की है, और ये आगे तक जाएगी जर्नी जरूर। सर आपने मूवी देखी, मतलब मतलब जब इस मूवी में वो पर्टिकुलरली सॉन्ग प्ले होता है तो आपने वो पार्ट देखा होगा, वो पार्ट देख के आपको कैसा लग रहा था कि यार थिएटर में बैठ के मूवी पे इस तरीके से, जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया गया है उस सॉन्ग को, हाँ, मतलब हाउ वाज योर फीलिंग, तो हाउ मुझे तो कन्विंस्ड वर अपने यू आप, कि यार ये सॉलिड इन्होंने एडजस्ट किया है, क्योंकि एडिटर्स होते हैं, पूरी फिल्म हाँ के जी, अकॉर्डिंग उस सॉन्ग को वहां पे प्ले किया जाता है, तो हाउ डिड यू हाँ हाँ। फील कि यार ये कैसा लग रहा है? देखिए मूवी में ना ये गाना बहुत ही मतलब एंड में पूरा आया है, इन बिटवीन जी। बहुत थोड़ा सा आया है ना। तो ये मूवी में गाने है ही नहीं एक तरीके से, क्योंकि ये मूवी वैसी वाली है ही नहीं जिसमें मतलब बीच में गाने प्ले करके चले गए स्विट्जरलैंड और डांस कर रहे हैं। हाँ, राइट। ये बहुत ही क्रिस्प क्रिस्प मूवी है, एकदम प्यारी सी, छोटी सी और खतरनाक सी। और मतलब कि हम सोचते रह जाते हैं, और ये मूवी इंटरवल हो जाती है ऐसा, इतनी छोटी है। राइट। कोई गाना वगैरह इसीलिए जबरदस्ती डाला नहीं गया, है ना। लेकिन जब मूवी खत्म होती है तब वो
सारे हम्म सीन्स और वो सब आता है और क्रेडिट्स आते हैं, तब पूरा गाना चलता है। और हम्म वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल फीलिंग है, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी अपने आप को थिएटर में सुना ही नहीं था। ना मैंने सुना था, ना मेरे घर वालों ने सुना था, ना मेरे यार दोस्तों ने सुना था, ना आपने सुना था। तो बहुत स्पेशल स्पेशल फीलिंग है मेरे लिए, बहुत खास है, क्योंकि पहला है। क्योंकि बहुत वायलेंट हाँ। मूवी भी है, लोगों को बहुत ज्यादा कुछ बहुत एक छोटा परसेंटेज है, बट कुछ लोगों को था कि बहुत एक्सट्रीम वायलेंट मूवी है, और दो इट्स अ फिल्म, इट्स अ स्टोरी, बट स्टिल बहुत हम्म। लोग, कुछ पार्ट होता है ना जिसको कुछ इश्यूज होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जब वो मूवी ही अप्रिशिएट नहीं करे, तो उस सॉन्ग के लिए भी थोड़ा अगर कहीं क्रिटिसिज्म आया हो, तो कभी-कभी हमारे मन में भी वो चीज़ होती है कि यार ये परफेक्ट जगह सॉन्ग लगा है या नहीं, इसी के लिए बना था या नहीं? वो डाउट्स कभी आपके दिमाग में आए हों, या इट वाज़ ऑल क्रिस्प कि जैसी मूवी है पार्टिकुलरली उसके लिए एक बहुत पावरफुल सॉन्ग बना है, एंड आई एम हैप्पी वेयर इट हैज़ बीन प्लेड। नहीं नहीं, बिल्कुल। मैं खुश हूँ जहाँ जिस चीज के लिए बना है, जैसे बना है, बहुत बढ़िया बना है गाना। गाना क्या है बेसिकली, गाने के वर्ड्स क्या है, वर्ड से ही पता लग जाता है। काली काली रत्ता की में कट्टा मेरे यारा, की में कट्टा मेरे यारा, की में कट्टा मेरे यारा, तेरे लिए मैं ते लड़ जाना जग सारा, लड़ जाना जग सारा, लड़ जाना तेरे लिए हर सितम नू, हर जुल्म सीने ते ले जावा। मूवी में हो क्या रहा है, मतलब कि इंटरवल से पहले जो क्या कहते हैं, लक्ष्य भाई है, उन्होंने, जो कैरेक्टर का नाम अलग है, उन्होंने किसी जी। को मारा नहीं जान से, है ना। हुँ, ये किसी ने नोटिस, सबने ही नोटिस किया होगा वैसे, कि इंटरवल से पहले वो लड़ रहे हैं, सबको बेहोश कर रहे हैं, राइट। मुक्का मार रहे हैं, ऐसे ऐसे, लेकिन जान से नहीं मार रहे किसी को भी। जैसे ही उनके पार्टनर को मार दिया जाता है, राइट। खत्म, उसके बाद उनको उनका मतलब कि सब कुछ बदल जाता है। बेसिकली बिल्कुल सूट करता है गाना, कोई कहीं से भी ऐसा नहीं लगा मुझे कि सूट नहीं करता। सही पे, सही जगह पे फिट किया है। अगर वो मूवी में किसी सीन पे फिट करते तो वो जाता भी नहीं गाना, क्योंकि वो मूवी है ही नहीं, वो बहुत क्रिस्प है। वो जो सीन चल रहे हैं वो उसका क्या कहते हैं, फ्लो टूटता। तो एंड में राइट। चलाया, बहुत अच्छे चलाया। लेकिन जहां पर भी प्रमोशन चल रहा है इस मूवी का, मतलब कि जब बताया जा रहा है कि भाई हाँ ये मूवी आई है, थिएटर में जाओ, जहां भी प्रमोशन हुआ है, किल कावा कावा तो जरूर चला है ना। तो एग्ज़ैक्टली। जो हुआ बढ़िया हुआ, जैसा आया बढ़िया आया, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं किसी भी चीज से। सर, कावा कावा के अलावा व्हाट इज योर पर्सनल फेवरेट, यार इस मतलब इस सॉन्ग के अलावा आपकी जो ट्रेजेक्टरी रही है कि मैंने इतने हम्म। गाने गाए हैं, चाहे वो आई वुड नॉट काउंट द अनप्लग्ड वंस जो आपने लाइव कॉन्सर्ट किए, क्योंकि कभी कभी हम किसी और के सॉन्ग्स भी गा रहे होते हैं, पर हाँ। आपने जितने भी गाने गाए हैं जो इंडिविजुअली सिर्फ आपके नाम पर है, उनमें से आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है? नहीं, फिलहाल तो मेरा फेवरेट कावा कावा ही है। और अ, उसके पहले का कोई? हाँ जी। सर, ओएमजी 2 में भी तो सॉन्ग शंभू भी तो गाना उसी मूवी का है। नहीं नहीं, वो शंभू एक्चुअली मूवी के लिए सेलेक्ट नहीं हुआ था गाना। मूवी के लिए गया था, ओके। सेलेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन अक्षय सर ने अलग से किया था गाना। और जो मूवी ओके। में जितने भी भोलेनाथ के गाने हैं, जितने नहीं मतलब शायद दो गाने हैं जो कि जी। विक्रम मोंट्रोस सर ने करे हैं। विक्रम मोंट्रोस अगेन म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर हैं, रैपर हैं ओके। बहुत तगड़े। ठीक है, तो दो गाने उन्होंने किए थे। और ये जो शंभू गाना है वो भी उन्होंने किया है ना। तो अच्छा। ये भोलेनाथ के गाने गए थे वहां पे काफी सारे, लेकिन वो अक्षय सर को बहुत पसंद आया था, तो उन्होंने उसको अलग से एक सिंगल की तरह किया था। मूवी में नहीं आया था वो गाना, एकदम ओके। अलग से आया था। जी। एक्चुअली मैंने मूवी देखी है, बट आज जब मैं वापस आज या कल आई थिंक जब मैं रिसर्च कर रही थी दोबारा से, तो उसमें आपका नेम आ रहा था टाइटल, तो आई थॉट ये आपका सॉन्ग नहीं तो उसमें भी गया है। मेरे बहुत सारे टाइटल्स, मतलब बहुत सारे जो क्रेडिट्स आते हैं ना, उसमें आपको नाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं होता हूँ, बैकिंग कर रहा होता हूँ, है ना, पीछे ओके। गाने वाले लोगों में मैं सारी चीजें करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं सीखता रहूँ और ज्यादा, चाहे मैं लीड गाऊं चाहे मैं लीड ना गाऊं। लेकिन मैं बहुत सारे गानों में आपको नाम मिल देखने को मिल जाएंगे, गदर में भी मिलेगा।
ब्रह्मास्त्र में भी मिलेगा, ठीक है, सुल्तान ऑफ दिल्ली में भी मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपको क्रेडिट्स में नाम देखने को मिलेंगे। हाँ मुझे एक्चुअली मिला, व्हिच इज़ व्हाई मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि आपका नेम तो बहुत सारी जगह टाइटल्ड है, बट क्योंकि हाँ आपने बताया कि ये पहला सॉन्ग है जो थिएट्रिकल में रिलीज़ हुआ है, हाँ इसलिए मैंने पूछा कि आपका नाम काफ़ी सारी जगह आया है। तो हाउ लॉन्ग हाँ। हैज़ इट बीन? तो पहले सॉन्ग तक की जर्नी है। कितने साल से आप मुंबई हैं या बॉलीवुड में एंटर किए हुए आपको कितने साल हो चुके हैं और कितने टाइम बाद आपको आपका पहला सॉन्ग मिला है? मुझे पहले साल लगभग 1 साल 4 या 5 महीने के अंदर-अंदर पहला गाना मिल गया था। अ, ओके, बॉलीवुड से, ऐसा नहीं कि जी। मूवी में आने वाला है, लेकिन बॉलीवुड से कहेंगे, जैसे अक्षय सर के साथ मैंने शंभू किया, हुँ, वो मिल गया था मुझे, और वो भी 4-5 महीने पहले रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन आया इसी साल। ऐसा ही बहुत सारे अच्छा। जो वेब सीरीज के गाने हैं उसमें भी मैंने गाया है, जैसे मैंने सुल्तान ऑफ दिल्ली बताया, या मैंने पंचायत हुँ, सीजन 2 बताया। हुँ, मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने किए हुए थे, आते ही शुरू हो गए थे, लेकिन मतलब जैसे आज मैंने कोई गाना गाया है वो आएगा 6-8 महीने बाद, ऐसा नहीं कि आज हुँ, ही आ जाएगा, है ना। उसमें चेंजेस होते 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 जब तक वो परफेक्ट फील नहीं देता मूवी के हिसाब से, वो तब तक उसको मतलब वो सिलेक्ट नहीं होता। तो ऐसे गाने बहुत राइट। सारे करता रहा मैं विदाउट एनी डिमांड। बस मुझे गाना गाना है, मुझे मेरा मोटिव यही है कि जितने ज्यादा मैं गाने गाऊं उतने कम है। लगभग मुझे 2 साल हो गए, 2 साल से थोड़ा सा ऊपर हो गए मुंबई में जी, आए हुए, और 2 साल के हिसाब से जो मुझे फल मिला है वो एकदम एकदम मतलब कि मीठा फल है। क्योंकि यहाँ पर लोग मैं देखता हूँ 10-10 साल 8-8 साल से हैं, और फिर उनके बाद उनका कुछ नाम होना शुरू होता है या कुछ होता है। ठीक है, उनकी अपनी जर्नी है और मैं उसकी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन एक मेहनत के साथ साथ एक लक फैक्टर भी है, और भोलेनाथ की कृपा भी है। सब मिलजुल के एक बंडल बन जाता है, और आपके हाथ में आपकी झोली में आके गिर जाता है। तो मेरे लिए बहुत अच्छे रहे 2 साल। 2 सालों के अंदर अंदर मुझे कम से कम 4-5 बॉलीवुड की मूवीज में गाने के लिए मौका मिला, और जिसमें राइट। से 2-3 गाने ऐसे थे जिसमें लीड वोकल्स मैंने गा रहा हूँ। एक रिलीज हो चुका है, और हुँ। आगे आने वाले समय में और मेरे लीड वोकल्स ज्यादा सुनने को मिलेंगे आप सभी को। सर एनीथिंग जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन-सा आने वाला है? हाँ, एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैं बता सकता हूँ। गणेश चतुर्थी आने वाली है, उससे जस्ट थोड़ा 1 या 2 वीक पहले एक बहुत ही प्यारा गणपति बप्पा को समर्पित एक गाना रिलीज होने वाला है। मैं गाने का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ इतना तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ एक पप्पा के लिए एक गाना आने वाला है। ये एल्बम सॉन्ग मतलब इंडिविजुअल सॉन्ग होगा या किसी मूवी के साथ एसोसिएटेड है? नहीं, मूवी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, सिंगल है। मे सिंगल बी है? अभी अभी कुछ पता नहीं, इसमें शायद कोई बड़े एक्टर भी एक्ट कर सकते हैं, अभी कुछ कुछ आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन गाना ओके। बहुत प्यारा है, और गाना बन भी चुका है, लेकिन रिलीज होगा जस्ट गणेश चतुर्थी से 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले रिलीज होगा। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं ऑन द वे, मूवी के भी, सिंगल्स भी, जो मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं, या मैं आज भी जाने वाला हूँ 1-2 चीजों के लिए। तो काम चालू है, वर्क इन प्रोग्रेस। वो फिर मैं छोड़ देता हूँ काम करने के बाद, कब आएगा कब नहीं आएगा, लेकिन बस छोटी सी बात बता सकता हूँ कि काफी कुछ है। ये तो बहुत अच्छी खबर है स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग आप जो आपका फैन बेस क्रिएट हो गया है आफ्टर ऑल ऑफ दिस रीसेंट सक्सेस। सर जी मैं एक चीज ये पूछना चाह रही थी कि बहुत अभी कुछ टाइम पहले ही आई थिंक 1 या 2 साल पहले पहले से ये चीजें बहुत ज्यादा पब्लिक आई में आने लगी कि सिंगिंग और म्यूजिक इंडस्ट्री में भी नेपोटिज्म या फेवरिज्म फेवरेटिज्म ऐसी कुछ वर्ड्स हैं टर्मिनोलॉजीज हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं या जिनकी हाँ हाँ मतलब से रिलेटेड एक्शंस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो हाँ। आपको कभी ऐसा कुछ फेस करना पड़ा जहाँ पे आपसे रिलेटेड आपकी कोई अपॉर्च्युनिटी हो जो मिस हो गई जस्ट बिकॉज़ समबडी एल्स वाज़ फेवर्ड?
देखो ये भी बड़ी आम बात है, हर जगह होता है, ना ही सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में होता है, किसी जी भी एमएनसी में होता है, किसी भी फर्म में होता है। मतलब जितने भी काम चल रहे हैं ना इस दुनिया में, चाहे वो केला बेचने का बिजनेस ही क्यों ना हो, वहां भी होता है। ठीक है, हाँ जो कि गलत नहीं है। नेपोटिज्म गलत कब होता है, जब आप किसी का हक मारे। अब जैसे कोई, अब एग्जांपल ले ले, कोई बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है, अब उसके खुद के बच्चे भी म्यूजिक में होंगे, सिंगर होंगे, जो भी होंगे, तो वो उनके साथ गाने करना क्यों नहीं चाहेगा भाई? वो भी मैं खुद चाहूंगा कि अगर मेरे कल को बच्चे होंगे तो भाई वो मेरी जगह पे बैठ के, और भाई ठीक है, कमाओ पैसे, क्या दिक्कत है? जैसे लाला जी अपने लड़कों को गले पे बिठाते हैं, है ट्रू ना? वो कोई दिक्कत नहीं है, देना चाहिए, आपका हक आपको मिलेगा। दिक्कत वहां आती है जहां पे आपने मेहनत कर ली है, आप आपने मतलब ये गाना कर लिया है, सेलेक्ट भी हो गया है, फिर वहां पे आ जाए कि नहीं नहीं इसकी आवाज नहीं, किसी और की आवाज चाहिए, है ना? तो वो होता है, फेवरेटिज्म होता ही है। सबका, सबकी एक अपनी एक लॉबी होती है, सबकी अपनी एक टीम होती है, जिस टीम के साथ वो काम करना पसंद करते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है? पॉपुलैरिटी, है ना? जैसे कि अब मैं नया हूं, मुझे ऑब्वियसली सारे के सारे म्यूजिक डायरेक्टर काम देना तो नहीं जाएंगे कि सिर्फ इस बेस पे कि यार ये बहुत अच्छा गाता है। वो ये भी देखेंगे कि यार इसके साथ गाना करेंगे तो सुनने वाली ऑडियंस कितनी होगी, हमारी तो है, इसकी कितनी है ना? हम्म तो उनके दिमाग में ये भी होता है आजकल कि भाई इसकी खुद की कितनी ऑडियंस है, ये नया आया है, इसको हम डेब्यू क्यों कराएं? जो हमें कमा के देगा वो करेगा। जैसे कि मैक्सिमम प्रोड्यूसर डायरेक्टर की पसंद कौन है? अरिजीत सर है ना? सबको यही होता है कि यार हर दूसरी तीसरी मूवी में अरिजीत सर का गाना होता ही है ना? और जो कि कोई बुरी बात नहीं है यार, वो डिजर्व भी करते हैं, और मतलब हर राइट गाने के साथ इंसाफ भी करते हैं, है ना? तो और प्रोड्यूसर डायरेक्टर का विश्वास भी है कि यार ये बंदा गाएगा, चाहे साला गाना थोड़ा इतना कम भी होगा, तो भी फिर भी चल चलेगा, जाएगा है ना? फिर भी तो वो चलेगा राइट मुझे हाँ, लेकिन वो मतलब वो ऑरा बनाना पड़ता है, और उसी ऑरा को बनाने के लिए आदमी मेहनत करता है, और उसी के लिए मैं लगा पड़ा हूँ। शायद आने वाले समय में ऐसा मेरे साथ भी हो रहा हो, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को चाहिए हो सुधीर यदुवंशी, उसके अलावा कोई चाहिए ना हो, तो फिर मैं क्या कहूंगा कि रहने दो, छोटे बंदे से गवा लो। ऐसा नहीं सबको सर जैसे सही आप समय पे मौका मिलता है। जी, जी, बिल्कुल सही बात है। सर आप जैसे अरिजीत सर के बारे में अभी बात कर रहे हैं, वैसे आप जब बड़े हो रहे थे, तो आप कौन से सिंगर थे जिनके गाने आपको सुनना पसंद था या आपके कोई फ़ेवरेट सिंगर थे? और कोई ऐसा गाना जो आपका फ़ेवरेट हुआ करता था? हाँ, ऐसे बहुत सारे गाने भी हैं। एक एक पर्टिकुलर सिंगर जिनको मैंने हमेशा ही बड़ा प्यार किया है, वो कैलाश खेर जी। सर हैं, सुखविंदर सर हुँ, हैं। हुँ। लेकिन जब, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि मैं इतना सीरियस था नहीं, तो मैं मेरे चेंज होते रहती थी चीजें। ठीक है, कभी मुझे मिक्का सिंह पसंद आने लगते थे, कभी मुझे मास्टर सलीम पसंद आने लगते थे, है ना? कभी मुझे हुँ। कैलाश खेर तो चलो परमानेंट, वो तो दिल में थे ही, वो तो उनके गाने तो मेरे को एकदम रटे हुए हैं आज भी, सारे उनकी पूरी एल्बम मेरे को रटी हुई है। या तो अच्छा, अपना एक एक मूवी आई थी कलयुग, उसमें एक गाना था, कब से हाँ। है दिल में मेरे, वो बहुत अच्छा लगता था मुझे। फिर उसके बाद आतिफ असलम के कुछ गाने आए थे, जुदाओ के भी, वो सब, है ना? पूरा ऐसे लड़के लोग जमा हो आइकॉनिक जाते थे, और सॉन्ग हाँ, और आइकॉनिक एक सॉन्ग। आइकॉनिक सॉन्ग, सब लोग जमा हो जाते थे, सब गाते थे। फिर उसके बाद ये अपने हिमेश रेशमिया सर के एक दो गाने थे, दुख सुख दीवारों पे, नाम तेरा तेरा, नाम तेरा तेरा। सर पता है मैंने आपके बारे में जब मतलब आफ्टर दिस सॉन्ग मैंने जब देखना शुरू करा तो मेरा फर्स्ट क्लिक आपने सुखविंदर सर का नाम लिया और मेरा फर्स्ट क्लिक था कि ये मुझे वैसी वाइब वाले लग रहे हैं बिल्कुल सेम मैंने गाना हाँ भी जब सुना तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये जो होता है ना कि एक आपने कोई नया सॉन्ग सुना है पर आपका एक फर्स्ट आंखें बंद करके जो फर्स्ट पिक्चर दिमाग में आती है वो मेरे को सुखविंदर सर की ही थी तो हाँ, रिलेटिव तो है बिल्कुल है। कुछ भी मतलब कुछ भी ओरिजिनल नहीं होता इस दुनिया में, ऐसा मेरे को लगता है। सब कुछ कॉपी है। ठीक है, राइट उन्होंने कुछ, वो मतलब कि सुखी सर ने किसी को सुना होगा, कितने सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो दिग्गज सिंगर्स होते थे, फिर उनको सुन सुन के एक
अपने अंदर लिया होगा तो उनका टेक्सचर उनके अंदर आया होगा, फिर अपनी कुछ चीजें डाल के अपना एक नया टेक्सचर क्रिएट किया होगा। सेम विद सोनू सर, सेम विद अरिजीत पाजी, मतलब सबके साथ यही है, किसी को सुन के तैयार हुए हैं, फिर उसके बाद अपना एक अलग और अपना नाम क्रिएट किया है अपने टेक्सचर के साथ में, है ना। तो अगर आपके दिमाग में ये आता है कि यार ये बंदा सुखी सर जैसा गा रहा है, तो ये मेरे लिए मतलब कि बहुत ही मतलब कि अच्छी बात है, क्योंकि पूरे जीवन भर तो सुना है उनको और सुन सुन के ही मतलब सीखा है। तो यार मतलब कि थैंक यू है आपके लिए। बट मैं सच मतलब सच में ही जैसे ही मेरे को, और जब मतलब मेरे को कॉल भी आया कि दिस इज द इंटरव्यू, आपको इनका इंटरव्यू लेना है सुधीर सर का, तो आई वाज लाइक ओके। मैंने वापस जाके एक बार गाना भी सुना, आज सुबह भी मैं कावा कावा ही सुन रही थी। तो मैं जब वो चीजें वापस सुन रही थी, तो ऐसा होता है ना कि यार आपने म्यूजिक प्ले कर दिया एंड यू आर डूइंग समथिंग, पर दिमाग में जो इमेज आ रही थी ना, एक मैंने आपकी गूगल पे पिक्चर देखी थी जिसमें आपने शायद पठानी पहना हुआ है, बट आई वाज स्टिल रिकॉलिंग लुक वाइज भी एंड आवाज से भी। मैं सबसे पहले जिनको रिकॉल करी थी वो सुखविंदर सर ही थे। तो हाँ इसीलिए मैंने कहा कि रिलेटेबिलिटी फैक्टर है वहां पे। होना भी चाहिए यार, मतलब ठीक है, अच्छी बात है ये तो। मतलब जो दुनिया की नजर में गलत होती है ना, वो मेरी नजर में सही होती है। लोग तू तो उसके जैसा गा रहा है, हाँ तो क्या दिक्कत है भाई, मैंने उसको सुन के ही गाया है हाँ उसके बाद मैंने आउटलाइनिंग करी है, तो मैं बहुत सर, खुश होता हूँ, आपने मेरे को कोई। आपने जैसे स्टेटमेंट यूज किया ना कि लाइफ में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी 100% ओरिजिनल नहीं होता है। हम आई हैव डन एमबीए एंड हम एक बुक पढ़ा करते थे, कॉपी कैट मार्केटिंग, जिसमें कहा जाता था कि इफ समबडी हैज डन समथिंग लेजेंडरी, तो उसके एक्सपीरियंसेस से तुम भी सीखो और कॉपी करके अगर अपना एक यूनिक स्टाइल क्रिएट करते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। और वही चीज बिल्कुल आपने आज एक्सप्लेन कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सच्ची बात है। बहुत सारी चीजों में एग्जाम्पल यूज हो सकता है। माउंट एवरेस्ट पहली बार किसने चढ़ा था, उसके बाद जब रास्ता तय हो चुका है, जब रास्ता नाप चुके हैं, वो बता चुके हैं यहाँ से ये यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, ये होगा वो होगा, यहाँ पे तूफान आ राइट। सकता है, यहाँ पे तुमको सेफ रहना है ना। तो उसके बाद वो सबको लेके उन्होंने गाइडलाइन बनाई है, लोगों को समझाया बुझाया कि भाई अब, उसके बाद लाइन लगा दी लोगों ने। सेम अब एक मैं क्रिकेट बहुत देखता हूँ, खेलता हूँ, तो एक एग्जांपल मेरे पास और है। जैसे सचिन तेंदुलकर है, क्रिकेट के 150-200 साल के इतिहास में वनडे क्रिकेट में कभी किसी ने 200 नहीं मारा था, है हम्म। ना। वो माइलस्टोन किसी ने हाँ, ये तो छुआ ही नहीं था, क्योंकि वो नर्वस, उस पॉइंट तक जाते जाते लोग डर जाते थे या उनकी नर्व्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते थे। सचिन राइट। तेंदुलकर ने किया, उसके बाद आज तक 13 लोगों ने कर लिया, उससे पहले किसी ने नहीं किया था। राइट। ट्रू। ये- यही बात है, यही बात है कि आप कुछ भी मतलब खुद का नहीं है आपके पास, कंप्लीटली खुद का कुछ भी नहीं है आपके पास, होता होता आ रहा है और कुछ कुछ ऐड करते जा रहे हो आप, राइट, बस। राइट। सर, यस। आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछने ही वाली थी कि म्यूजिक के अलावा ऐसा क्या है जो आपको अपनी पर्सनल लाइफ में कोई हॉबी या कोई और पैशन आपको करना पसंद हो? दो चीजें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो मैं अपने बैंड के साथ ट्रैवल करता हूँ जब शोज के लिए, है ना। मतलब एक तो ये हो गया, सिटी टू सिटी ट्रैवल कर रहे हैं, बाय एयर कर रहे हैं, प्लेन वगैरह से जा रहे हैं और वो सब। और एक हो गया कि भाई रोड ट्रैवल कर रहे हाँ हैं, जो जी। कि मैं अक्सर दिल्ली से करता था जब मैं उत्तराखंड की तरफ जाता था, पहाड़ों की जी। तरफ, है ना। तो अक्सर हम अपना एक बड़ा सा टेम्पो ट्रैवलर लेते हैं, 1 सीटर बढ़िया एकदम महाराजा वाला, और सारे मेरे बैंड मेंबर्स उसी में होते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट सब कुछ, मैनेजर, लाइट इंजीनियर, प्रोडक्शन वाले सब एक ही बस के अंदर, और खाने पीने का इंतजाम है सब कुछ, और म्यूजिक चल रहा है, और हम लोग एकदम सुनते हुए जा रहे हैं, कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, कंसर्ट करने जा रहे हैं, और पूरा एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। एक तो ये चीज मेरे को हमेशा होता है कि भाई हर दूसरे महीने में ऐसा कुछ हो जाए। दूसरी चीज जो राइट। है, जैसा कि क्रिकेट आपने बोला, मैं क्रिकेट खेला हूँ प्रोफेशनली भी थोड़ा, तो क्लब क्रिकेट वगैरह भी खेला हूँ। और ओके। अब तो नहीं खेल सकता क्लब क्रिकेट, क्योंकि फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। अब अगर 20 ओवर राइट। के लिए ग्राउंड में उतर गए धूप के अंदर, तो आप 5 5 या 7 ओवर के अंदर आपकी हो जाएगी टाई टाई फिश। हाँ, क्या इतना प्रैक्टिस फिटनेस लेवल नहीं आपको होता ना प्रैक्टिस नहीं है।
हाँ, लेकिन हम अब वो टेनिस बॉल से खेलते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं और वो बहुत अच्छा लगता है। म्यूजिक के अलावा आपका इंटरेस्ट अगर किसी में है, तो वो क्रिकेट रहा है मतलब। एंड ऑल्टरनेट करियर भी अगर आपको कभी चूज़ करना होता तो आई गेस वो क्रिकेट ही होता फिर अगर म्यूजिक नहीं होता तो। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई मेरे ऊपर लगा देता 10-12 लाख रुपए तो हाँ, ज़रूर क्रिकेट ही होता। स्पॉन्सर्स की कमी थी लाइफ में। हाँ, बिल्कुल स्पॉन्सर्स की कमी थी, सपोर्टर्स की कमी थी, बट ठीक है। क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी, वहीं वही सब मैं करना चाहता था, लेकिन राहें बनी नहीं वहाँ पे। वहाँ पे किसी ने कुछ किया ही नहीं सपोर्ट जैसे, या क्योंकि बहुत सारे पैसे लगते हैं ना क्रिकेट खेलने के लिए। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। हज़ारों लोग, लाखों लोग क्रिकेट खेलते हैं और उसमें ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत टैलेंट चल जाएगा। आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होना चाहिए। तब आप जाके स्टेट के राइट। लिए खेलते हो और आईपीएल वगैरह और इंडिया के लिए खेलते हो। तो उसको, जो टैलेंट होता है उसको बढ़ाना पड़ता है। उसको सही गाइडेंस की, सही ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो वो उस समय नहीं मिल पाई, तो छोड़ दिया। फिर लाइन चेंज हो गई धीरे धीरे। लेकिन हाँ, पहला जो, अगर मेरा करियर होता, अगर जो मैं चाहता हूँ, तो वो क्रिकेट ही होता। मतलब वैसे भी आई थिंक इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो क्रिकेट को लेके इतना पैशनेट हैं कि एक बार तो लाइफ में उनका ये होता है कि यार इसमें करियर बन जाए, स्पेशली गाइस। लड़कों का वो एक पता बार है। तो क्रिकेट में करियर बन जाए तो पहला मोटिवेशन वही होता है लोगों के लिए। हाँ, देखो क्रिकेटर सबसे बड़ा है इस दुनिया में, हमारी इंडिया के अंदर में। देखो राइट। क्या होता है, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स और क्रिकेटर्स, क्रिकेटर। ये चार चीजें हैं जिसपे सब, मतलब कि अगर इसमें से कुछ भी हो आप, तो सॉर्टेड है सब कुछ, है ना। तो हाँ, जो क्रिकेट है, क्रिकेट सबसे ऊपर आता है। तो बॉलीवुड की जो जोड़ियां होती हैं क्रिकेट के साथ, बहुत सारी होती हैं। अभी भी करंटली भी हैं, वो तब से है, स्टार्टिंग से है ना। नवाब नवाब पटौदी के समय से है ना, शर्मिला टैगोर जी के साथ से। और अब विराट सर और अनुष्का है साथ में, और क्या नाम है, केएल राहुल और आथिया शेट्टी हैं। तो इनका एक कॉम्बिनेशन भी है क्रिकेट का और बॉलीवुड का ना। तो बढ़िया राइट। चलता है जो। और वो सबसे बड़े है इस इंडिया के अंदर, इस हमारे भारत के अंदर, नाम के जी। हिसाब से जिसको लोग प्यार करते हैं, जिसके पास बहुत हम्म। पैसा है, जिसके पास बहुत फेम है, तो वो क्रिकेटर है। तो क्रिकेट तो सबसे पहले प्रायोरिटी होती है, भाई यार ये बन जाऊं मैं। इससे बेहतर करियर है ही नहीं कोई। लेकिन पता नहीं होता राइट। कि बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। True. हाँ, Because I've seen, I'm a girl who's grown up with a lot of brothers. So I can हाँ, understand कि जो लड़के का फर्स्ट पैशन होता है वो क्रिकेट में कितना ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है एंड दे आर मैड क्रेजी कि यार क्रिकेट खेलना है। लाइक माय ब्रदर स्टिल गो, वन ऑफ माय ब्रदर्स इज स्टिल इन प्रैक्टिस, मतलब हम्म, नॉट फॉर क्लब्स एंड एवरीथिंग, बट in his local friend circle they have a routine of playing cricket every day. हाँ, So हाँ, they're हाँ, still बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, संडे के दिन तो नहीं खेले तो फिर गड़बड़ हो जाती है। अच्छा। तो आप भी अभी भी खेलते हैं क्रिकेट? हाँ, मैं बहुत खेलता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ हफ्ते में एक दिन तो मैं खेल ही लूँ। मन बहल जाता है, दुनिया भर की टेंशन से थोड़ा अलग रह लेता आदमी, है ना। वो राइट। एक तरीके से वो मेडिटेशन ही हो जाती है फिर, वो एक तरीके से, है ना। पूरा इस दुनिया से इधर उधर से हटके एकदम 3-4 घंटे के लिए एकदम अलग दुनिया। आप सोच ही नहीं रहे किसी के बारे में, आप गेम के बारे में सोच रहे हो। आप अपने साथियों को गालियां वालियां दे रहे हो, भूल पकड़ ले तेरी। वैसे। तो मेरे लिए तो फिर आप रिफ्रेशिंग है और मैं बहुत खेलता हूँ। जी, नहीं, आज आई थिंक इट्स अ गुड थिंग दैट वी आर एट, एक हमारा पैशन कोई ऐसा है जो बाकी सारी चीज़ें भूल के हम सिर्फ़ उसी में इन्वॉल्व्ड हैं, व्हिच हाँ, इज़ अ रिलीफ। जैसे आपने कहा कि मेडिटेशन जैसा हो जाता है, कोई एक चीज़ हमारी लाइफ़ में ऐसी होनी बहुत इम्पोर्टेंट है आई थिंक। बिल्कुल So बिल्कुल होनी any चाहिए other डेफिनेटली। other than cricket, spirituality से related anything that you like to follow, या आपने भोलेनाथ का नाम लिया तो भगवान पे भरोसा और ऐसी कोई चीज जो आप रूटीन में प्रैक्टिस करते हैं?
हाँ, पहले नहीं करता था मैं, अब मैं थोड़ा-सा करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ी देर ध्यान लगाऊँ, बैठ जाऊँ, अपने मन को शांत करूँ, ब्रीदिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करके, या मुद्राज़ होती हैं अलग-अलग तरह की, है ना? जो मतलब अलग-अलग तरह की जो आपको ध्यान करने में बेसिकली मदद करती हैं। ध्यान करना इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि यार आप ना पूरी दुनिया में जाते हो, काम करते हो, तरह-तरह के लोगों से मिलते हो। आपके अंदर सेल्फ डाउट बहुत होता है ना? यार मैं कर तो रहा हूँ, इसका रिज़ल्ट क्या होगा पता नहीं है कुछ। और हम्म। एक इंसान होने के नाते चाहे मतलब कि अभी ऐसा तो नहीं है ना कि मैं भाई शाहरुख खान बन गया हूँ, ये बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, ऐसा है कि मैं करोड़ों रुपए आ गए हैं और मेरे सब जानते हैं तो मेरे अंदर घमंड भी आ जाए थोड़ा। नहीं, अभी क्या है कि अ, जो भी है अच्छा है, लेकिन स्टिल इंसान के मन में सपने होते हैं, मुझे बड़ा करना है, और वो बड़ा करने के चक्कर में अपने आप के साथ बुरा कर रहा होता है, अपने मेंटल कंडीशन के साथ बुरा कर रहा होता है, अपने मस्तिष्क के साथ बुरा कर रहा होता है ना, वो टेंशन ले रहा होता है, वो ओवर थिंकिंग कर रहा होता है ना, परेशान हो रहा होता है चीजों को लेके, यार कि मैं कर तो रहा हूँ, ये हो क्यों नहीं रही है, जो कि मेरे साथ राइट। भी होता है, सबके साथ होता है। तो उस चीज को बैलेंस करना है, मैं ये नहीं कह सकता कि खत्म करना है, क्योंकि खत्म तो सिर्फ वही कर सकते हैं जो मोह माया को त्याग दें, खत्म नहीं कर राइट। राइट। सकते। ग्रस्त जीवन में, ऐसे जीवन में जैसे हम जी रहे हैं, हमको बैलेंस करना पड़ता है, और बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन जरूरी है, ध्यान लगाना, या कुछ ऐसी एक चीज प्रक्रिया करना दिन में जिससे आपके मन को शांति मिले, जिससे आप दुनिया भर की टेंशन को, अपने काम को, अपने करियर को भूल जाओ, और कुछ आधे घंटे के लिए, कुछ पलों के लिए अपने बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपने सोच के बारे में एकदम शांति पूर्वक सोचो। फिर हम्म। अलग किस्म का एक फ्रेशनेस आपके ज़हन में, आपके मन में, आपके शरीर में आती है। फिर आपको हिम्मत मिलती है कि फिर से जाके लड़ूँ। राइट। ट्रू, जी। क्योंकि दुनिया से लड़ना तो पड़ता ही है, टू मेक अ करियर, टू हैव योर ओन पोजीशन, एक अपनी स्टैंडिंग बनाने के लिए थोड़ा फाइट करना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल, यही है। क्या ऐसी कोई चीज है जो आपने, क्योंकि अब आप इंडस्ट्री का पार्ट हैं एंड आपने बहुत ग्राउंड लेवल से, स्क्रैच लेवल से आपने इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, कोई ऐसी चीज हुँ, जो आपको लगता है कि जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, लाइक अभी भी हैं सक्सेसफुल, बट एक होता है ना कि आपकी एक पोजीशन है कि आप कोई चेंज ला सको, व्हाट वुड हुँ। दैट बी इन द इंडस्ट्री दैट यू आर वर्किंग? अ, देखो, एक चीज़ थी जो चेंज करने की कोशिश मैं करता अगर मैं चाहता, लेकिन वो ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। जैसे कि सिंगर्स के लिए राइट्स नहीं थे, है ना? कॉपीराइट्स में कोई वो नहीं था, या रॉयल्टी नहीं मिलती थी। लेकिन वो प्रोसेस सोनू निगम सर ने स्टार्ट कर दिया, और उसमें बहुत बड़े-बड़े नाम जुड़े हुए हैं, आशा भोसले मैम से लेके, है ना? शान सर हैं, श्रेया घोषाल, बड़े-बड़े जो इंडस्ट्री के बड़े-बड़े म्यूजिशियन सिंगर्स हैं, वो जुड़े हुए हैं। तो क्या होता था कि पहले जितने राइटर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं और कंपोजर्स हैं, इन सबको तो रॉयल्टी मिलती थी। लेकिन सिंगर्स के लिए कोई रॉयल्टी का प्रावधान था नहीं। तो लगभग 2 साल या 3 साल हो गए इस बात को। उससे पहले नहीं था। सोनू सर ने इसको इनिशिएट किया और बाकी सारे लोग साथ आए, और अब करंटली ऐसी सिचुएशन है कि सिंगर्स के लिए भी वो सेम चीजें हैं, मतलब कि रॉयल्टी मिलती है। तो इसको बेहतरी बनाने की कोशिश कर सकते हैं हम। अभी तक तो सब अच्छा चल रहा है, और मैं भी एज अ सिंगर रजिस्टर्ड हो चुका हूँ, और बहुत सारे गाने मेरे आ रहे हैं, तो फ्यूचर में उसका भी मेरे को जरूर। धन्यवाद, धन्यवाद। खुल के बोलना बहुत जरूरी है ना, व्यूअर्स को समझ पता लगना चाहिए कि हाँ भाई, ये म्यूजिक इंडस्ट्री राइट। में हो रहा है। सर, मैंने आपकी सेकंड आंसर पे ही आपको बोला था कि सर आपने बहुत अटमोस्ट ट्रूथ इंडस्ट्री का बोला है, जो कि है फैक्ट, बस बहुत कम लोग हैं जो इन चीजों पे ओपनली बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को हाँ, पता नहीं है, पता है तो सब कुछ है, जो भी हाँ, सही इंडस्ट्री का बात है। पार्ट, फैक्ट्स पता है, इट्स जस्ट कि आप ओपनली बोल पा रहे हो, विच इज एक हाँ, कॉन्फिडेंस की निशानी है कि हाँ, जो है वो है, यू नीड टू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी जो म्यूजिक वगैरह हो रहा है, अलग-अलग तरीके का, सबका अपना-अपना स्टाइल है। सब करते रहें। कोई रैप करना पसंद करता है, कोई किसी को फोक फ्यूजन पसंद है, किसी को रॉक
फ्यूजन पसंद है। तो अलग-अलग किस्म के म्यूजिक भी हो रहे हैं, टेक्नो भी हो रहा है। तो उसमें कोई चेंजेस राइट नहीं करना चाहूंगा मैं। जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो उतना ज्यादा अच्छा है। म्यूजिक की बेहतरी के लिए उतना ज्यादा अच्छा है। राइट। सब अच्छा है। सर आप ये जो सॉन्ग हमने मतलब कावा कावा जो सॉन्ग है ये थोड़ा पंजाबी आई थिंक लिंगो जो है इसका वो पंजाबी वाला ही है एंड हुँ। आपने कहा कि आप स्टार्टिंग से ही कॉन्सर्ट्स ज़्यादा करते थे, आपने लाइव इवेंट्स ज़्यादा करे हैं। तो ऐसा कोई हाँ। एम्बिशन है जैसे कि दिलजीत सर जाकर आए हैं कोचेला एंड अभी उन्होंने एक और आई एम फॉरगेटिंग द नेम बट एक और उन्होंने कॉन्सर्ट किया था जो हाउसफुल गया था। तो हाँ, अभी जैसे दिलजीत रिसेंटली आज आज ही। राइट, राइट। तो हुँ। आपका भी ऐसा कोई एम्बिशन है कि कोचेला जाना है या अ, और कोई म्यूज़िक इवेंट, म्यूज़िक फेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करना है, कोई ऐसा एम्बिशन? हाँ, बिल्कुल है। बिल्कुल है, इतने बड़े-बड़े मेरे सपने हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरे अंदर ही रहें तो अच्छा है, लेकिन हाँ, ऊपर-ऊपर से मैं बता देता हूँ कि जब मैं लाइव कॉन्सर्ट शुरू किए थे, लाइव गाना शुरू किया था, तो मैं पहले क्लब्स में शो करता था। क्लब में, लॉन्ज में, बार में, ऐसी जगहों पे। अभी मैंने वो छोड़ दिया है, ऑलमोस्ट छोड़ दिया है, मतलब ज़्यादा नहीं करता हूँ। कुछ अच्छी जगहें हैं, कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, जो मिलने-जुलने वाले, प्यार करने वाले लोग हैं, वो बुलाते हैं तो ज़रूर करता हूँ। नहीं तो मैंने राइट, सोच लिया है कि मुझे कॉन्सर्ट लेवल पे ही जाना है। मुझे कॉन्सर्ट ही ओके। करने हैं। ठीक है? तो सीढ़ी दर सीढ़ी हो तो अच्छा है ना? एक-एक स्टेप चलता रहे तो अच्छा है। तो आने वाले समय में वर्ल्ड टूर भी होगा, बड़े-बड़े कॉन्सर्ट्स भी होंगे, हाउसफुल भी राइट, होगा, बड़े-बड़े मतलब इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी होंगे। हाँ फ्यूचर की जी? प्लानिंग तो हमने करी हुई है। हाँ, मतलब रफली की हुई है। कभी मैंने मतलब ऐसा नहीं कैलकुलेट नहीं किया कि ये इस समय तक ये कर लेना है, लेकिन हाँ, करना ज़रूर है। करना ज़रूर है। अच्छा जी। हाँ, जी। तो आपके आई मीन हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है वैसे तो एंड हाँ जी। जितनी लंबी कन्वर्सेशन जाए ये कभी अंत तो ज़रूरी नहीं है कि होगा इसका और भी हाँ, बहुत कुछ है डिस्कस करने को। बट टू एंड दिस ऑन अ पॉजिटिव नोट ऐसा कुछ जो आप अपने फैन्स को कहना चाहेंगे या ऑडियंसेस को मैसेज देना चाहेंगे? आपके हाँ, फिलहाल फेवरेट सिंगर्स जो अब सिंगर बन रहे हैं, उनके लिए कोई मोटिवेशन या कोई भी बात जो आप दिल से किसी के साथ शेयर करना चाहें? हाँ, देखो सेकंड वाली बात को मैं पहले कहूँगा और जो नए सिंगर्स हैं, जो नए इस फील्ड में आ रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि भई कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के पीछे मत भागो। शोज़ के भी मतलब कि जो जिसमें आप टीवी में नज़र आ जाओगे, इन सब चीज़ों में नज़र आ जाओगे और आपको लगता है कि आप बहुत बड़े सिंगर बन जाओगे। नहीं, आप सिर्फ़ अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान दो। आप अपने अगर बजाते हो तो अपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मतलब ध्यान दो, आप गाते हो तो अपनी गायकी के ऊपर ध्यान दो और अ, धीरे-धीरे ना अपने लिए नए प्लेटफ़ॉर्म क्योंकि बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं। सोशल मीडिया है ना? आप लाइव कॉन्सर्ट्स में जा सकते हो, हर कोई कर रहा है आजकल, छोटे से बड़े-बड़े सिंगर सब कर रहे हैं। तो अपना खुद का एक रास्ता बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है और प्रोसेस पे ध्यान रखो और बाकी सब होता रहेगा धीरे-धीरे। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोसेस पे पूरा फ़ोकस रखो, प्रोसेस पे ध्यान रखो, गाने पे ध्यान रखो, अपनी प्लेलिस्ट बनाओ, अपना लाइव कॉन्सर्ट करते हो तो लाइव कॉन्सर्ट के लिए काम करो, अपने कोई गाने बना रहे हो तो अपने सोशल मीडिया पे उसको शोकेस करो। तो अपने लेवल पे करते रहो, आपके पास इन्विटेशन अपने आप आ जाएँगे। राइट, दूसरी चीज़ जो मैं ऑडियंस के लिए कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल तो एक ही चीज़ है कहने के लिए भाई, किल थिएटर्स में है। बहुत ठीक है। पावरफुल, बहुत खतरनाक मूवी है ना? मैं देख के आ चुका हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया। पिक्चर देखने में भी और कावां-कावां गाना सुनने में भी। तो सबसे पहले जाइए और किल देखिए और दूसरी चीज़ कावां-कावां को ढेर सारा प्यार दीजिए। खुल के प्यार दीजिए मतलब अपने वर्कआउट प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए, रीलें बनाइए और मुझे टैग राइट, कीजिए, मैं ज़रूर शेयर करूँगा। ओके। थैंक यू। ओके सर। सर इट वाज़ वेरी नाइस टॉकिंग टू यू हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन किया एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके टू टॉक टू समवन जो सक्सेसफुल होने के बावजूद भी एक ह्यूमिलिटी, एक नॉर्मल-सी आपके अंदर है जो मैं सुखविंदर सर से भी आपको रिलेट कर पा रही थी, पर मैं एज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी आपसे रिलेट कर पा रही हूँ, व्हिच इज़
a very phenomenal thing to have. So thank you so अरे much हमें अपना थैंक टाइम यू देने के लिए एंड इतने अच्छे से हमारे साथ कॉन्वर्सेशन करने के लिए. थैंक यू वेरी थैंक मच. यू मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपसे बात करने में। बहुत बहुत थैंक यू. धन्यवाद। ऐसे ही मतलब आप अपने बड़े काम को बढ़िया तरीके से करते रहिए। हम फिर से आएंगे किसी नए गाने के साथ आपसे बात करने के लिए। बिल्कुल सर, फॉर श्योर आई वुड लव टू टेक अनदर इंटरव्यू. ऑल द धन्यवाद वेरी बेस्ट सर आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए, क्योंकि आपने बताया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो आई विल बी वेटिंग, audiences will जी be waiting for your future coming projects. And जी thank you so much. It was lovely to talk to you. And let's say, धन्यवाद see off to Enigmatic Horizon. धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Okay, sir. Thank you so much. बाय।